बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो बहरहाल कल के पीटीआई के रहनुमा और आज के इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के ओन चौधरी ने इमरान खान पर बहुत बड़ा वार कर दिया है। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि अदलिया का जो चीफ जस्टिस होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्या उसको मतलब अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किसी को या किसी तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या एक जज को इस तरह करना चाहिए? ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है जिस पर तफसील से बात करने की जरूरत है। और पिछले 4-5 दिनों से ये मामला ज़ेर बहस है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो आपसे एक इल्तिमास है कि मेहरबानी करके हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इमरान खान के साबिका दस्ते रास्त और पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा और इस वक्त पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने इमरान खान पर किस तरह का वार किया है, ये ऐसा मामला है जिस पर हम तफसील से बात करते हैं। और इसके अलावा पिंकी पीरनी और फराह गोगी का मामला क्या है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम उस मामले पर बात करें जो इंतहा से ज्यादा नाजुक और हसास है। नाज़रीन, मैं किसी जमाने में ड्रामा स्क्रिप्ट लिखता था और मैंने शुक्र है खुदा का कि तकरीबन 2000 से जायद या 2000 के करीब ड्रामे लिखे होंगे, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी और एक प्राइवेट निजी चैनल के लिए भी। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिखता था तब एक चीज का मैं बहुत ख्याल करता था कि जब तक वो मेरा स्क्रिप्ट मुकम्मल नहीं होता था तब तक मैं किसी भी चैनल का कोई भी ड्रामा नहीं देखा करता था। उसकी वजह ये थी कि मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि लाशऊरी तौर पे उस ड्रामे से आपके जहन में कुछ चीजें ऐसी बैठ जाएं जो आप गलती से अपने स्क्रिप्ट में उसको किसी ना किसी तरीके से लिख दो और फिर कल आपके लिए वो चीज रुसवाई का सबब बने। ऐसा ही एक मामला आला अदलिया के एक रिटायर्ड जज से गुफ्तगू के दौरान भी सामने आया। तो यही ड्रामे पर बात चल रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो इस तरह करता हूं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, जब कोई जो जज साहबान होते हैं, बिलखुसूस आला अदलिया के जज साहबान, उनको अखबारात, खबरें, टीवी चैनल्स, तब बिल्कुल टॉक शोज और इन चीजों से दूर रहना चाहिए। क्या पता कि टॉक शोज, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक रिवायत है, बहुत माजरत के साथ मैं खुल के बात करता हूँ कि टॉक शोज के जो होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, सारे पॉलिटिकली पेड प्रोग्राम्स होते हैं। इनके एंकर्स जो होते हैं तकरीबन वो पेड एंकर्स होते हैं और एक ही पैटर्न पे पिछले 10-12 साल से चल रहे हैं और वही सब्जेक्ट, वही चीजें, वो सब कुछ हम सबको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जवाल शुरू हुआ और जो सोशल मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उरूज को खा गया। और आगे चल के अगर सूरत हाल उन्होंने ठीक नहीं की तो फिर इनको मजीद भी नुकसान पहुंच सकता है। तो बहरहाल ये एक मामला है कि ईद की छुट्टियों से एक दिन कबल 3 सहाफियों को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने चेंबर में बुलाया, जिनमें एक सहाफी, यानी ये तीनों बड़े नामवर यूट्यूबर भी हैं और इसमें इनकी शोहरत रखते हैं। यानी पहले सिद्दीक जान, फिर आबिद अंदलीब और फिर अहमद अदील सरफराज, इन तीनों यूट्यूबर्स को बुलवाया गया। अब जाहिरी तौर पे तो ये कहा गया है कि जी वो उन्होंने सहाफी जो इमरान रियाज है उनके हवाले से एक दरख्वास्त या खुला खत लिखा था चीफ जस्टिस को, इस हवाले से उन्होंने बुलाया है। तो फिर जिसने खत लिखा था सिर्फ उनको बुलाया जाना चाहिए था, तो दीगर सहाफियों को बुलाने का जवाज क्या बनता है? तो बहरहाल जी ये मुलाकात जो है वो 3 बजे शुरू हुई और तकरीबन 4:15 बजे तक इख्तिताम पजीर हुई। अब ये मुलाकात और जो इस मुलाकात में बातें हुई हैं ये तमाम मुतनाज़े हैं और एक चीफ जस्टिस को ये चीजें मतलब सूट नहीं करती।
एक चीफ जस्टिस के लिए उसको कोर्ट का और अपनी जात का और अपने स्टेटस का, डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए और अपना कंडक्ट जो है वो उसको बिल्कुल इस तरह रखना चाहिए कि जिस तरह कहते हैं ना कि सादिक और अमीन का जो मामला है वो सिर्फ अरकान असेंबली पर ही लागू क्यों होता है, वो तो सबसे पहले अदलिया के जजेस पर लागू होना चाहिए कि आया वो सादिक और अमीन हैं कि नहीं हैं। इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक 8 रुकनी जत्था बना हुआ है और वो मतलब पूरी अदलिया को रौंद रहा है और हर अहम सियासी फैसले में वो कूद पड़ता है और नतीजा ये निकलता है कि जो पेंडिंग केसेस की तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि कोई इनसे पूछे कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इनकी तनख्वाह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी भी 20% इजाफा कर दिया गया है, यानी चीफ जस्टिस की तनख्वाह कमोबेश 18 से 19 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी मराहत के साथ। तो अगर आप 18 लाख या 19 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं और वहीं पे आप बैठकर उसी अवाम और उसी अवामी हुकूमत के खिलाफ आप कंस्पायरेसी कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की साजिशें कर रहे हैं, पार्लियामान को आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये निज़ाम अदल के लिए अच्छा नहीं है। तो बहरहाल जो मीटिंग हुई इस हवाले से मैं काफ़ी दिन पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। उसमें उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पर मतलब इनकार किया जा रहा है कि 8 जजों के धड़े के हवाले से मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन ज़राए का कहना है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है कि हमारा 8 जजों का जो ग्रुप है आप देखेंगे तो जैसा कि वही काम कर रहा है। बाकी जो जजेस हैं जिनको आइन पसंद जज कहा जाता है वो तो शायद फजूल की तनख्वाह ले रहे हैं, तो भाई फिर उनको निकाल दो ना। आप जो जिस तरह कुंडा लगाया है आपने और कुंडा लगा के और सीनियरिटी लिस्ट को मस्ख करके और मेरिट का कत्ल आम करके आप जूनियर जजेस को सीनियर पे फोकियत देकर ले आए और उनको एलिवेट किया है, तो इनको भी निकाल दें 7 जजेस को, इनको भी निकाल के फिर आप जो है वो अपने ही हम ख्याल लाहौरी ग्रुप या फिर पंजाब ग्रुप के जजेस जो है वो उनको एलिवेट कर लें, क्योंकि सिंध के जजेस सिंधी जजेस तो आपको चाहिए ही नहीं। तो बहरहाल जो है वो ये कह रहे हैं कि बात नहीं हुई, लेकिन बात हुई है, ये बात हुई है। इसके अलावा जी कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह से मुतालिक जो मैंने बात की थी, यानी ये कहा जा रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतालिक मुनाफकत के हवाले से मैंने कोई बात नहीं की थी। तहम ज़राए ने कहा है कि जो जिन्होंने मुलाकात की है उनमें से एक ने कहा है कि ये बात भी ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी और इस बात पर उनको इसरार है कि जी इमरान खान कितना मजबूत है ये पाकिस्तान की फौज को अंदाजा नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट जानती नहीं कि वो किससे टक्कर खा बैठे हैं, और इमरान खान बहादुर और दिलेर इंसान है और इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि ये याद रखेंगे। अब ये बात भी नहीं हुई, लेकिन मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि जो मेरे ज़राए हैं उन तीनों में से एक उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि जी बिल्कुल बात हुई थी और ऑफ द रिकॉर्ड। और एक चीज़ और भी कि फौज का दबाव है हम पर फौज का दबाव है और हम शदीद दबाव में बैठकर फैसले कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मेरे पास आए, सवाए 2 जजेस के, एक चीफ जस्टिस थे और एक कोई और थे, उन 2 जजेस के अलावा बाकी तमाम जजेस मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा कि हम पर फौज का यानी यूं समझ लें कि एजेंसीज का दबाव बहुत ज्यादा है, काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूं, आप डटे रहें, आप अपना काम करते रहें और जमानतों की होलसेल लगा दें और किसी को जमानत दें नहीं दें। इमरान खान आए तो 15-15, 16-16, 20-20 केसेस हों, उनमें राज्य के जमानतें दे दें, तो जी क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी उनका कहना है कि जो सरदार तारिक, जस्टिस सरदार तारिक के मसूद के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, वो कह रहे हैं कि जी मुझे उसका अंदाजा था, मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा था। तो टेस्ट करने के हवाले से पहले मैंने उनको जो है वो दे दिया था, पनामा केस दे दिया था, और उसकी जजमेंट जब सामने या उसका जो ऑर्डर ऑफ द डे मेरे सामने आया तो मेरे होश उड़ गए कि ये क्या कर रहा है।
तो उसके बाद फिर मैंने इन आइन पसंद जजेस को 9 रुकनी बेंच जो बना अपना सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, उनमें बिठाया। और मैं जानता था, ये कह रहे हैं कि मैं जानता था कि ये इस तरह करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बिठाया और फिर उन्होंने वही किया जो उनको करना था। यहां पर उन्होंने अपना सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के हवाले से कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप जो है वो अदालत में सिर्फ सिंधियों को क्यों भर्ती कर रहे हैं। यानी नफरत की इंतहा देखें इस शख्स की, तासुब की इंतहा देखें कि वो पूछ रहे हैं कि आप सिंधियों को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। तो फिर हम भी पूछते हैं कि जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में या फिर जो पंजाब हाई कोर्ट है या हाई कोर्ट पंजाब का जो नेटवर्क है, उसमें पंजाबी जजेस क्यों भर्ती किए जाते हैं। ले आओ ना खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, सिंध से, गिलगित बिल्तिस्तान से, कश्मीर से, वहां पर आप पंजाबी जजेस भर्ती करो तो वो जायज है। अगर सिंध में सिंधी भर्ती हो तो आपको तकलीफ होती है। सिंध से अगर कोई जज भी लेते हैं तो वो भी गैर सिंधी होता है। और आप बात कर रहे हैं कि जी अहमद अली शेख ने ये किया और वो किया, उस पर करप्शन के इल्जाम थे, मैंने तहकीकात करवाई, फिर वो इल्जाम गलत साबित हुए और साथी जजेस का दबाव था, तो इसलिए अहमद अली शेख को मैंने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया। यहां बात अहमद अली शेख साहब की नहीं है, यहां बात मेरिट की है। आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, आपने अपने आइन के मुताबिक जो हलफ लिया है उससे इनहराफ किया, आपने तासुब के बीज बोए, आपने नफरत के बीज बोए, आपने सुबाइयत के बीज बोए, आपने लाहौरी माफिया को सबसे ज्यादा आप तरजीह देते हैं, आज भी देते हैं। तो आप बात कर रहे हैं बैठ के कि जी ये हुआ और वो हुआ और साथी जजेस का दबाव था। तो किसका दबाव था? आज तक हमने तो नहीं सुना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ हो, जजेस के एलिवेशन के हवाले से कोई मीटिंग हुई हो और उसमें किस तरह का मामला आया हो। दबाव तो आपकी तरफ से आया था और डील तो आपने की थी कुंडा लगाने वाले जजेस को ले आने के हवाले से। किसने डील की थी? आपकी डील थी। आप न सिर्फ उन जजेस को ले आए बल्कि अपनी मर्जी का अटॉर्नी जनरल भी आपने रखवा लिया था जो आपकी हां में हां मिलाता था। बहरहाल ये बात बहुत खतरनाक है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल जो है वो उन्होंने जस्टिस काजी फायज सर से मुतालिक भी बहुत सारी बातें की और मतलब ये बातें वो हैं जो साबित करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त हैसियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट को इस एक जज ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। इन 8 जजेस के धड़े ने, इस 8 जजेस के ग्रुप ने, यानी एक जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट क्या पूरे निजाम अदल को तकसीम करके, बांट के और उसको निहत्ता करके रख दिया है। और आज भी फैसले कंप्रोमाइज होकर किए जा रहे हैं, अपने मुफादात को मद्देनजर रख के फैसले किए जा रहे हैं। कौन कहता है कि फैसले मेरिट पे हो रहे हैं? कोई फैसला मेरिट पे नहीं हो रहा है। कितनी रेफरेंसेस आपके पास पड़े हुए हैं? मैं कहता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक कितने रेफरेंसेस पड़े हुए हैं? किसी एक रेफरेंस को आपने उठा के देखा? किसी एक रेफरेंस को नहीं देखा आपने। जजेस की करप्शन के खिलाफ मामला आता है तो उसमें आपने क्या किया? ऑडियो लीक्स के हवाले से आपको पता था कि इसमें मेरे अपने जजेस, मेरी अपनी सास, मेरे अपने वो लोग जो जिनकी ट्रकें यहां पे आती हैं वो मुतासिर होंगे, आपने स्टे ठोक दिया उस पर। और 184(3) के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को, यानी एक्ट होने से पहले ही आपने उसको उस पर हुक्म इम्तना दे दिया। इस वक्त जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट है उसको भी आप देख रहे हैं। और आर्मी एक्ट के हवाले से जब 17 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है और वो केस अभी तक ज़ेर इल्तवा है, उसको देखे बगैर और 17 जजेस को देखे बगैर आपने बात कर ली कि जी जो है वो फलाने दरख्वास्त दे दी, फलाने दरख्वास्त दे दी, चैम्बर में मुलाकातें हो गई, खुफिया मुलाकातें हो गई, प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया और सुबह को बेंच बन गया। तो इस वक्त जो आपका बेंच है उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है?
और इस वक्त तो मैं पूछता हूं कि जितना आपने आइन का कत्ल किया है, जितना आपने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है, जितना आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, जितना आपने अपने हलफ से इनहराफ किया है, जितना आपने यूं समझ लें कि जो तनख्वाह आपको अवाम के खून पसीने की कमाई के पैसे के टैक्स से मिलती है, जितना आपने पैसा वसूल किया है, आप मुझे बता दें कि आपने उसके बदले में काम कितना किया है, कितना रिलीफ दिया है लोगों को। आपको सिर्फ 184(3) की पड़ी हुई है। तो बेसिक जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, क्या वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? लोग मर जाते हैं, फिर आपकी अदालत का कोई बेंच बैठता है, फैसला सुनाता है और पता चलता है कि वो तो बंदा ही मर गया। तो बहरहाल बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। तो कहने की बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा ख्याल इसलिए रखें कि जो मामलात हैं वो बहुत दूर तक चले गए हैं। आपने इंतहा की हुई है, आप इंतहा को पहुंचे हुए हैं और आप समेत 6 जजेस, आप तो जाएंगे ही जाएंगे, 6 जजेस की बलि देकर जाएंगे आप। क्योंकि जो एक ग्रेट रीसेट प्रोग्राम है वो सिर्फ मुसल्लह अफवाज में नहीं बल्कि अब अदलिया में भी उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। ये कुंडा लगाने वाले जज, ये ट्रकों वाले जज, ये जो है वो कारों वाले जज, ये सब जाएंगे, परेशान नहीं हो आप। एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, एक नया मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान। जितना आपने मईशत को नुकसान पहुंचा है, जितना आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, जितना आपने जमहूरी इदारों को, पार्लिमान को नुकसान पहुंचा है, इतना जाहिर है कि पीछे भी जजेस गुजरे हैं, उन्होंने तो आप वज़ीर आज़म को कुर्सी से उठा के बाहर फेंक दिया, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया, किसी को ताहयात नाअहल कर दिया। तो बहरहाल अब ताहयात नाअहली किसकी होगी, क्या मामलात होंगे, ये हैरत की बात है। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की ओम चौधरी की, तो ओम चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में उन्होंने इस्तदा की है कि इमरान खान जो अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज तकारीर जो है वो उसकी वजह से माशरे में बहुत इंतशार फैला है और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते रहे इमरान खान और आइन की भी खिलाफ वर्जी के इर्तिकाब किया है उन्होंने। तो PTI पर जो संगीन करप्शन के इल्जामात में मुलविस है और तोशाखाना केस, अलकादे ट्रस्ट केस, फलां केस पूरे तफसीलात और रिकॉर्ड के साथ ये दरख्वास्त जमा करवाते हुए इस्तदा की गई है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। और इसके अलावा जो अहम चीज है, जो नेब कानून में तरमीम की गई है, उसमें जो गवाह या जो क्या कहते हैं उसको, सुल्तानी गवाह या वादा माफ गवाह, जो वादा माफ गवाह बनेगा उसके हवाले से किसको रिलीफ देने की बात की गई है, ये भी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की इतलात ये है कि पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी, बल्कि बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी और फराह गोगी के राब्ते चल रहे हैं और शायद अनकरीब इन दोनों के राब्ते कोई बहुत बड़ा रंग ले आए जो इमरान खान की और इमरान खान की PTI की बुनियादों को हिला देगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।